जय हिंद साथियों, मैं एक्स नायक प्रमिल कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल सैनिक वेलफेयर बाय पीके में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमें मौका मिला है दोबारा ही अपनी एक नई वीडियो बनाने का। तो ये वीडियो ज़्यादातर एक्स सर्विसमैन व उसके बच्चों के लिए है। इसमें केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा दी जाने वाली लगभग सभी वेलफेयर स्कीम, उनके कट ऑफ डेट, उनके मिलने वाले पैसे और उनकी एलिजिबिलिटी के बारे में मैं बताऊंगा। ज़्यादातर जो सबको 100% जो हैं हवलदार तक, उन सबको जो सुविधा मिलती है, मुख्य सुविधा, वो है चिल्ड्रन एजुकेशन असिस्टेंस। इसलिए मैं सीए के ऊपर ज़्यादा जोर दूंगा और बाकी स्कीमों के बारे में भी थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, ताकि आप सभी को यह पता चल सके भी क्या सुविधाएं मिलती हैं, क्या नहीं मिलती हैं। अभी 2 अप्रैल 2026 को आगामी जो ऑनलाइन फॉर्म भरने हैं, उन सब के लिए केंद्रीय सैनिक बोर्ड ने पत्र जारी कर दिया है और जो भी वेलफेयर स्कीम है केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा दी जाती है, उनकी कट ऑफ डेट निर्धारित कर दी है। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम चिल्ड्रन एजुकेशन असिस्टेंट्स की। जो सीए आपको ऑन सर्विस मिलता था, वही सीए आपको पेंशन आने के बाद भी मिलता है, लेकिन ऑन सर्विस वो एक अलाउंस था और वो मैंडेटरी था। पेंशन आने के बाद ये एक वेलफेयर स्कीम है और ये केंद्रीय सैनिक बोर्ड के पास जो उपलब्ध पैसा है वो आता है आर्मड फोर्सेस फ्लैग डे फंड से। तो वो उसके पास जैसे जैसे पैसा होता रहता है, आपकी वेलफेयर स्कीम में वो पैसा दे देता है। किस वेलफेयर स्कीम की कितना महत्व है, उस हिसाब से वो पैसा रिलीज करता है। कुछ बंदे जिन्होंने पीछे फॉर्म अप्लाई किए थे, वो बार बार मैसेज डालते हैं, फ़ोन करते हैं, मेरा पैसा नहीं आया, मेरा पेंडिंग में है। कुछ का आ जाता है, कुछ का नहीं आता। उसका कारण यही है, जैसे जैसे कि एसबी के पास पैसा आता रहता है, वो स्कीम के हिसाब से और एप्लीकेशन जिस तारीख में उनको मिली है उसके हिसाब से उनका पैसा रिलीज करता रहता है। तो ये तो है पैसा क्यों नहीं आया पीछे वाले का, कब आएगा, कैसे आएगा। हाँ, पैसा ज़रूर आएगा, इस बात का ध्यान रहे। एक बार आपने एप्लीकेशन फिलअप कर दी, आपकी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, तो आपका पैसा ज़रूर आएगा। आपको ध्यान बस यही रखना है कि कोई ऑब्जर्वेशन ना आ जाए लास्ट टाइम तक। वो आपकी ईमेल के माध्यम से आपको पता चलेगा। अगर आप 10 दिन उस ऑब्जर्वेशन को रेक्टिफाई नहीं करोगे तो ऑटोमेटिक आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। सीए की एलिजिबिलिटी, जो चिल्ड्रन एजुकेशन असिस्टेंट्स है, वो हवलदार, सार्जेंट और नेवी के अंदर होता है पैटी अफसर। मतलब आर्मी में हवलदार रैंक और भारतीय नौसेना में सार्जेंट, नेवी के अंदर पैटी अफसर। इस रैंक तक के जो भूतपूर्व सैनिक है, उनके 2 बड़े बच्चों को चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है। और ये अलाउंस जब बच्चा पास कर लेता है, पास होने के बाद में इसके लिए फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है। जो बंदे करंट में जो पेंशन आए हैं, जिस शैक्षणिक सत्र, जिस एकेडमिक सेशन के दौरान पेंशन आए हैं, उस एकेडमिक सेशन का चिल्ड्रन एजुकेशन वो अपने रिकॉर्ड ऑफिस, जो उसका कंसर्न रिकॉर्ड ऑफिस है, उससे लेंगे। अगर इस साल जैसे अप्लाई करना है 1 अप्रैल 2026 से, जो फॉर्म अप्लाई होंगे वो उन्हीं एक्स सर्विसमैन के लिए हैं जो 31 मार्च 2025 से पहले पेंशन आए हुए हैं। 31 मार्च 2025 या उससे पहले। 1 अप्रैल 2025 के बाद जो पेंशन आए हैं 31 मार्च 2026 के बीच में, उन सब का रिकॉर्ड ऑफिस से क्लेम होगा। वहीं से उनको जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू या जो भी जैसे पहले जो प्रोसीजर है उसी हिसाब से वो फार्म अप्लाई करना है। ऑफलाइन फॉर्म सबमिट करने हैं, जो स्लिप वगैरह हेड मास्टर की, प्रिंसिपल की जो भी फॉर्म है वहाँ देने हैं आपने, वहीं से आपको मिलेगा, वही आपको रेट मिलेगा। लेकिन जिनको ये जो एलिजिबल हैं हवलदार रैंक तक, उन सबको कक्षा 1 से लेकर बीए तक मिलता है। कुछ साथी हैं वो उनको ध्यान नहीं रहता, क्योंकि जो ऑन सर्विस है वहाँ +2 तक ही मिलता था, लेकिन पेंशन आने के बाद केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा ये सुविधा ग्रेजुएशन तक दी जाती है। ग्रेजुएशन के बाद भी अगर आपका बच्चा बीए करने के बाद बीएड करता है, बीकॉम करता है, एलएलबी करता है, या और कोई कोर्स करता है, प्रोफेशनल कोर्स, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम मिलती है। उसके बारे में बात है बताऊंगा। तो चिल्ड्रन एजुकेशन असिस्टेंट बड़े वाले 2 बच्चों को पहली क्लास से ग्रेजुएशन तक, इसका 1 नवंबर 2024 के बाद 1 नवंबर 2025 के बाद से
पैसा डबल हो गया है। पहले एक बच्चे का 1 साल का 12,000 रुपये मिलता था, लेकिन अभी एक बच्चे का 1 साल का 24,000, मतलब 2 बच्चे अगर किसी के हैं तो उसको 1 साल में 48,000 रुपये उसको मिलेंगे। कक्षा पास होने के बाद ये अप्लाई होता है, ऑनलाइन अप्लाई होती है KSB की वेबसाइट पर www.ksb.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद में फॉर्म अप्लाई हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए ज़रूरी कागजात की। और ज़रूरी कागजात चाहिए, एक आपकी डिस्चार्ज बुक, एक आपका एक्स-सर्विसमैन आइडेंटिटी कार्ड, उसके बाद बच्चों के रिपोर्ट कार्ड अपलोड होते हैं, आपका आधार कार्ड अपलोड होता है, जिस खाते में आपको पैसा चाहिए उस खाते की कैंसल चेक या पासबुक की कॉपी, आपका PPO, जो स्पर्श का PPO है कृपया उसी को सबमिट करना, क्योंकि वो साफ होता है, उसमें डिटेल साफ होती हैं। एक सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना होता है कि आप कहीं और अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और आपका जो करंट एम्प्लॉयर है वो आप फाइनेंशियल असिस्टेंट वहाँ से आप नहीं ले रहे हो। ये सभी चीज़ें आपको अपलोड करनी है एप्लीकेशन में, और सेव एंड फॉरवर्ड करोगे तो उसके बाद अपने जिला सैनिक बोर्ड से संपर्क करना है। इसकी जो CA की लास्ट कट ऑफ डेट है, पहले तो अलग अलग होती थी, लेकिन अभी कक्षा 1 से BA तक, ग्रेजुएशन तक सभी की एक ही डेट है 30 नवंबर। तो 30 नवंबर 2026 है इस बार। तो कुछ साथी फ़ोन करते हैं कि सर मेरा पीछे का छूट गया है तो उसका क्या होगा। देखो, जिस चीज़ की कट ऑफ डेट होती है तो उसके बाद में वो बंद हो जाती है। आप उस कट ऑफ डेट के बाद में वो अप्लाई नहीं कर सकते, तो आप पिछले साल का कैसे करोगे। इसलिए ध्यान रहे, कोई भी साथी छूटना नहीं चाहिए। आप जो वीडियो होती है, जो जानकारी होती है, अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के पास शेयर करोगे तो भी ये जिनका नुकसान होता है वो बच पाएंगे। समय से सारी एप्लीकेशन, सारी जो वेलफेयर स्कीम है उनके बारे में उनको पता चलेगा तो वो अप्लाई कर देंगे। अभी बात करते हैं PMSS की, प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम। जो स्पेशल कोर्सेज होते हैं, जैसे बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग होती है, BTech करते हैं बच्चे, MBBS करते हैं, BDS करते हैं, नर्सिंग के कोर्सेज हैं, BSc कंप्यूटर साइंस, BSc एग्रीकल्चर, बहुत से 91 कोर्सेज है जो प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप स्कीम के अंडर आते हैं। और ध्यान रहे, जो ये कोर्स हैं उनका नॉर्मल CA नहीं मिलता, उनके लिए आपको ऑनलाइन प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम है उसी में अप्लाई होता है। और प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम के लिए आपको पढ़ाई के पैसे मिलते हैं। CA आपको मिलता है पढ़ाई करने के बाद में, लेकिन प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम में जब आपका एडमिशन होता है जिस साल, उसी साल अप्लाई करना होता है। ये बात मैं फिर कहना चाहता हूँ, PMSS के लिए अप्लाई, प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम के लिए अप्लाई, जिस साल एडमिशन होता है उसी साल अप्लाई करना होता है। उसमें आपको, आपका जो बच्चा है उसके 60% या वो उससे, जिससे +2 में मार्क्स होते हैं, +2, या फिर जिस बेस पे वो प्रोफेशनल पढ़ाई कर रहा है, जैसे अगर B.Ed करता है तो BA के बेस पे हुआ, वो M.Ed करता है तो वो MA के बेस पे हुआ। तो जो उसका मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उस कोर्स की, उस कोर्स के जो मार्क्स हैं वो 60% एंड अबव होंगे तो आप PMSS के लिए अप्लाई कर पाओगे। PMSS की डेट भी लगभग 30 नवंबर होती है हर बार, तो इस बार की आई नहीं है, वो आपको अपडेट कर दूंगा जैसे ही बाद में आएगी। तो PMSS के लिए जो कोर्सेज है उनकी लिस्ट है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और जो सभी स्कीम और उसकी कट ऑफ डेट है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। KSB का जो रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। PMSS के लिए लड़की को 36,000 रुपये 1 साल के मिलते हैं और लड़के को 30,000 रुपये 1 साल के लिए मिलते हैं। ये कुल 5,500 बच्चों को मिलते हैं 1 साल में, और उसका तो मेरिट लिस्ट के हिसाब से कट ऑफ लगती है। तो लगभग ये कट ऑफ बढ़ती जा रही है। कोरोना में तो बच्चे भी पूरे नहीं हुए थे, 5,500 बार डेटें बढ़ाई गई थी, लेकिन उसके बाद से फिर 71%, 72% हुई, फिर 75-76% हुई। तो 2 साल से 76-77 के आसपास ये कट ऑफ जारी है। तो इसलिए जो बच्चे मेरिट में आते हैं उनको ये पैसा मिलता है, उनको एक नंबर अलॉट हो जाता है, सिलेक्शन नंबर। उसके बाद से हर साल रिन्यू करना होता है। इसके अनेक्सर वगैरह होते हैं, वो टाइम टू टाइम हम आपको जानकारी देते रहेंगे, अनेक्सर वगैरह आपको भेजते रहेंगे। PMSS के बाद में ये 2 पढ़ाई के लिए मैन 2 ही हैं। पढ़ाई के बाद में आपकी मैं बात करता हूँ पेन्यूरी की। उसके बाद पेन्यूरी शब्द है, ये गरीबी के लिए है। गरीबी मतलब
गरीबी नॉर्मल आदमी के लिए नहीं, एक एक्स सर्विसमैन के लिए। एक्स सर्विसमैन का मतलब ये नहीं है कि सभी एक्स सर्विसमैन पेंशन लेते हों। एक्स सर्विसमैन की डेफिनेशन है हर समय पर अलग अलग है। कभी बंदा सिर्फ ज्वाइन किया, ट्रेनिंग की नहीं की, वो पेंशन आ गया था। जो पुराने टाइम थे उसमें एक्स सर्विसमैन की डेफिनेशन अलग थी। तो एक्स सर्विसमैन की डेफिनेशन है वो अलग अलग टाइम के हिसाब से अलग अलग है। तो उसका एक्स सर्विसमैन की जो डेफिनेशन है उसका भी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो एक्स से भी बहुत सारे एक्स सर्विसमैन हैं जो पेंशन नहीं लेते, जो नॉन पेंशनर एक्स सर्विसमैन हैं, तो उनको सरकार ने 8,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, जिसकी उम्र 65 ईयर्स मतलब 65 साल या इससे ज़्यादा है, या उनकी विडो हैं, उनको ये पेन्योरी ग्रांट मिलता है। पेन्योरी ग्रांट की डेट है फाइनेंशियल ईयर के बीच में, आप कभी भी कर सकते हो। एक बार आपने इनिशियल कर दी तो हर बार उसको जैसे लाइफ सर्टिफिकेट देते हैं ऐसे एक लाइफ सर्टिफिकेट दे करके जिला सैनिक बोर्ड के साइन होते हैं, उसको आप रिन्यू कर सकते हो। हर बार रिन्यू करनी है। ये जानकारी आप जो वीडियो सुन पा रहे हैं मेरे हिसाब से उसके लिए तो है नहीं, लेकिन ये जानकारी बहुत से अपने एक्स सर्विसमैन ऐसे हैं जो पेंशन नहीं लेते, इसलिए उन तक ये जानकारी पहुंचाने का आपका जिम्मेवारी बनती है। तो इसलिए कोई भी ऐसा बंदा ना बच पाए जो 65 साल से बड़ा हो, एक्स सर्विसमैन हो, उसको क्या पता भी नहीं हो वो एक्स सर्विसमैन की डेफिनेशन के अंदर आता है नहीं है, तो कृपया आप उससे संपर्क करना और उसको ये जानकारी देना और एक्स सर्विसमैन की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग उसका पता करना एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी में आता है नहीं है। एक बार इनिशियल अप्लाई होने के बाद हर साल वो भी रिन्यू होता रहेगा और उसको समय से पैसे मिलते रहेंगे। पेन्योरी के पैसे बहुत जल्दी आते हैं, जैसे एप्लीकेशन अप्लाई करता है तो पेन्योरी के पैसे बहुत जल्दी आते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया था ना स्कीम के हिसाब से प्रायोरिटी होती है, किस स्कीम का पैसा पहले देना होता है, इसी हिसाब से पेन्योरी ग्रांट के पैसे दिए जाते हैं। जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है वो हवलदार रैंक तक मिलता है सभी को। PMSS में रैंक की कोई वार्ड नहीं है, JCO अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए। अभी बात करते हैं मैरिज ग्रांट की। मैरिज ग्रांट भी हवलदार रैंक तक ही मिलता है, 2 बेटियों के लिए मिलता है। उसके लिए आप ये ध्यान रखना, जब आप मैरिज सर्टिफिकेट बनवाओगे तो उसकी डेट ऑफ बर्थ और नाम, आपका नाम, बच्ची का नाम लगभग आपके सर्विस रिकॉर्ड के हिसाब से होना चाहिए। उसकी कट ऑफ डेट जो तारीख जिसमें बच्चे की शादी हुई है उसके 180 दिन के अंदर अंदर आपको अप्लाई करवाना होता है। उसके लिए 1 लाख रुपए एक बच्ची के हिसाब से मिलते हैं। तो ये ध्यान रहे, ये इसके लिए भी कोई भी साथी है इससे वंचित नहीं रहना चाहिए, ताकि बेटी की शादी के ऊपर उसका जो खर्च हुआ उसको थोड़ा बहुत जो सहारा है वो मिल सके। एक लड़की का 1 लाख, 2 लड़कियों के 2 लाख मिलते हैं शादी की डेट से 180 दिन के अंदर हवलदार रैंक तक। ये है मैरिज ग्रांट। मैरिज ग्रांट के बाद अभी हम बात करते हैं मेडिकल की। मेडिकल अलाउंस मिलता है, मेडिकल खर्चा मिलता है, लेकिन ये उन बंदों को मिलते हैं जैसे जो पेन्योरी लेते हैं, वही डेफिनेशन इसकी है। पेन्योरी जो एक्स सर्विसमैन है, नॉन पेंशनर है, उन सब को मिलता है हवलदार रैंक तक। ऐसे ही ये मेडिकल का, अगर वो जो पेन्योरी के अंदर एलिजिबल हैं वो इस स्कीम के अंदर भी एलिजिबल है। जो पेन्योरी वाला एक्स सर्विसमैन है उसको ECHS की फैसिलिटी भी नहीं है, इसलिए जो ECHS या अन्य किसी स्कीम में के तहत पैसा नहीं ले सकते, मतलब एक्सपेंडिचर उनका जो हॉस्पिटल का है वो उनको खुद देना पड़ता है, तो उसके लिए भारत सरकार की तरफ से, केंद्रीय सैनिक बोर्ड की तरफ से ये स्कीम चलाई गई है और 50,000 रुपये हॉस्पिटल का खर्चा है जो वो केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा दिया जाता है। ये भी, इसकी भी एप्लीकेशन ऑनलाइन अप्लाई होती है और जो इसकी कट ऑफ डेट है वो हॉस्पिटल की जो डिस्चार्ज डेट है उससे 180 दिन के अंदर अंदर होनी चाहिए। उसके बाद है सीरियस डिजीज़। यही सेम कंडीशन जिसका ECHS कार्ड नहीं है, नॉन पेंशनर हैं, उसके लिए सीरियस डिजीज़ में इसके लिए कोई रैंक का वो नहीं है, अफसर को भी मिलता है ये और JCO जोवार को मिलता है। इसमें जो नॉन पेंशनर है, नॉन पेंशनर अफसर है, उसको टोटल जो हॉस्पिटल का उसका खर्च है, जैसे कैंसर है, डायलिसिस है, जो सीरियस डिजीज़ की श्रेणी में आते हैं उनकी एक लिस्ट है, उसके अनुसार अफसर को मिलता है 75% उसका खर्च। 75% या ज़्यादा ही ज़्यादा एक बार में 1.5 लाख, और हर साल अगर अप्लाई करता है तो उसको 75,000 रुपये ज़्यादा पैसा मिलता है, लेकिन टोटल खर्च का अफसर को 75% ही मिलता है। ये नहीं है कि उसका अगर
1 लाख रुपए खर्च हुआ तो 75,000 ही मिलेगा, 1.5 लाख ऐसे नहीं है कि 1.5 लाख मिल जाएगा। और जेसीओ जो आपको है वो 90% तक मिलता है। तो इसकी भी कट ऑफ डेट यही है, 180 दिन के अंदर है, वही जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू अप्लाई होता है। सारी जो जितनी भी एप्लीकेशन है सारी जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू जाएगी। ऑनलाइन आप अप्लाई कर दोगे, सेव एंड फॉरवर्ड कर दोगे एप्लीकेशन को, उसके बाद वो जिला सैनिक बोर्ड में जाएगी। आपकी एप्लीकेशन को आगे प्रोसेस जिला सैनिक बोर्ड ही करेगा। तो आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जिला सैनिक बोर्ड में पक्का संपर्क करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद में। उसके बाद है ऑर्फन चाइल्ड, ये उन्हीं का है, नॉन पेंशनर एक्स सर्विसमैन है, और दोनों की जब दोनों डेथ हो जाती है स्पाउस की, मैं हस्बैंड वाइफ की, तो उसके बच्चे के लिए ये मिलता है। तो इसमें तो बहुत कम बच्चे होंगे, इसलिए इस पे मैं ज़्यादा डिटेल से नहीं जाना चाहूँगा। एक होम लोन की सब्सिडी मिलती है, होम लोन पे सब्सिडी मिलती है। होम लोन पे सब्सिडी जो बंदे वार कैजुअलिटी हो गए, जो शहीद हो गए हैं, उनको, उनकी विधवाओं को, या फिर जो वार डिसेबल्ड हैं उनको, और जो एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस पीस टाइम में जो एक्सपायर हो गए हैं, उनकी विधवाओं को जो होम लोन है उसके अंदर सब्सिडी मिलती है। ये भी जो बैंक ने सैंक्शन कर दिया लोन, उस डेट से 180 दिन के अंदर इसको अप्लाई करना होता है। ये लगभग मैन स्कीमें मैंने बता दी हैं। तो इन सब के लिए आपको समय से अप्लाई करना है। अगर आपको अप्लाई करने में कोई दिक्कत है, कुछ है, तो वो आप कमेंट कर सकते हो। फिर भी मैं आपको लास्ट में है ना एक नंबर दे दूंगा, उससे आप भाई है उससे आप संपर्क करके और घर बैठे आप व्हाट्सएप पे उसको डॉक्यूमेंट भेजना, वो आपको फॉर्म अप्लाई कर देगा। बहुत सारे साथी हैं बड़ा झिझकते हैं, मेरा तो आया नहीं, मेरा तो रह गया। तो भाई सब साथियों से, सब एक्स सर्विसमैनों से मैं ये निवेदन करता हूँ, 48,000 रुपये कम नहीं होते। जब कब मैंने ज़बरदस्ती कई बंदों को बोल कर, जिनको मैं जानता था, मैंने 2-3 साल का उनका अप्लाई करवाया, और जब इकट्ठा आया उस टाइम पे 24,000 रुपये 2 बच्चों का मिलता था, 48,000 रुपये उनका आया, तो बड़े खुश हुए। तो इस बात का ध्यान रखना, ज़्यादा से ज़्यादा बंदों तक ये जानकारी भेजना। हो सके तो जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर देना। मैं डेली के बेस पर ये कोई मतलब वाह लूटने के लिए, पैसे कमाने के लिए वीडियो नहीं बनाता। मैं वीडियो बनाता हूँ सिर्फ आपकी जानकारी के लिए, और बिल्कुल लेटर के बेस पर, बिल्कुल ठोस सूचना के बेस पर ही वीडियो बनाता हूँ। और जो ये वेलफेयर स्कीम्स हैं केंद्रीय सैनिक बोर्ड की, इनका तो मैं आपको हर एक चीज़ बारीकी से बता सकता हूँ। फिर आप बोलोगे कि ये भी आप बारीकी से बता रहे हो, वो भी बारीकी से बता रहे हो। तो जैसे मैं बोल रहा था, मैंने चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ज्वाइन नहीं किया, तो उस टाइम में सैनिक वेलफेयर ऑफिस चंडीगढ़ के अंदर वेलफेयर ऑर्गेनाइजर के पद पर ऑलरेडी नौकरी कर रहा था, इस वजह से मैंने वो ज्वाइन नहीं किया था। पहले फॉर्म इसलिए भरा था, 3200 ग्रेड पे की नौकरी थी, लेकिन जब उन्होंने वापस डिग्रेड कर दिया उस पोस्ट को, 19,900 में देने लगे, तो मैं 25,500 में ऑलरेडी नौकरी कर रहा था, तो इसलिए मैंने वो नहीं की थी। तो इसलिए आपको अभी देख लेना आपको जानकारी कैसी है। तो सॉलिड जानकारी ही भेजूँगा। जो ये वेलफेयर स्कीम थी ये मैं ही देखता था, इसलिए हर चीज़ का, हर आपको कट ऑफ डेट वगैरह जो भी होगी, आपको सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको भेजता रहूँगा। वीडियो को सभी ग्रुप में शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि अगली वीडियो जैसी बनेगी तो आपको पता चल सके। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद साथियों।